हेलो, गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 21 जून 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। लास्ट में रिवीजन भी करेंगे और एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? तो ये है नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने हाल ही में फिनलैंड के तुर्कू में पावो नुर्मी गेम्स 2024 का एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की जेवलिन थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया। नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में यहाँ पर 85.97 मीटर का थ्रो किया, रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है, नाटो के अगले महासचिव कौन बनने वाले हैं? कौन बनेंगे? तो देखिए आंसर सी से हो जाएगा यहाँ पर मार्क रूटे। मार्क रूटे इन्हें बनाया जाएगा नाटो का अगला महासचिव। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मार्क रूटे होने वाले हैं नाटो के अगले महासचिव। वे लगभग 14 वर्षों तक डच प्रधानमंत्री रह चुके हैं। रूटे जो हैं, मार्क रूटे यूक्रेन के कट्टर सहयोगी हैं और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कटु आलोचक भी हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यह नाटो का फुल फॉर्म होता है हिंदी में। यह आप इसमें देखेंगे कितने मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स हैं। यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। 30 इसमें यूरोपीय कंट्री हैं, 2 इसमें उत्तरी अमेरिकी कंट्रीज़ हैं। और मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है नाटो का। ठीक है, कितने देश हैं? 32 देश है, जिसमें से 30 तो यूरोपीय हैं और 2 यहाँ पर उत्तरी अमेरिकी। नाटो का नेतृत्व वर्तमान में नाटो प्रमुख कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये लगभग एक दशक के बाद अक्टूबर में अपना पद छोड़ने वाले हैं। ठीक है, और नए महासचिव बनेंगे मार्क रूटे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024। थीम क्या है इसकी? तो देखिए यह तो 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम है इस बार स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं और समाज के लिए योग। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग के विशेष अवसर पर होने वाले योग आयोजनों और गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक विशिष्ट थीम अपनाया जाता है। ठीक है, साल 2024 का थीम क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यह इसकी थीम है। नेक्स्ट देखिएगा, खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? कब बोई जाती हैं? क्या आप आंसर बता सकते हैं? आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में। दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। खरीफ की फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में बोई जाती हैं। वर्षा के मौसम में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इनकी खेती और कटाई की जाती है। ठीक है, इन्हें जून और जुलाई के महीने में बोया जाता है। इन फसलों की कटाई शरद ऋतु के मौसम यानी अक्टूबर में बोई जाती है। खरीफ फसलें उदाहरण के लिए खरीफ में आती हैं चावल, कपास, मक्का, गन्ना, हल्दी, तुअर। ठीक, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है? आंसर यहाँ पर ए से हो जाएगा, बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया बिहार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। यह जो परिसर है यह नेट जीरो हरित परिसर है। इस परिसर में 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक खंड हैं। नालंदा के बारे में हम जानते हैं, थोड़ा सा इतिहास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा इसके बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के यहाँ पर छात्र पढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो देखिए यह महाराष्ट्र राज्य में बनाया जाएगा वधावन बंदरगाह।
देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में 76,220 करोड़ रुपए की वधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह भारत के सबसे बड़े पोर्ट प्रोजेक्ट में से एक है। यह आगामी भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर के लिए प्रवेश द्वार बंदरगाह के रूप में यह कार्य करेगा। ठीक है, वधावन बंदरगाह एक ग्रीनफील्ड पोर्ट होगा। नेक्स्ट है, धनलक्ष्मी बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन बने हैं? तो देखिए यहाँ पर आंसर डी से हो जाएगा, अजीत कुमार केके। अजीत कुमार केके बने हैं धनलक्ष्मी बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ। अजीत कुमार केके को धनलक्ष्मी बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया। वह 20 जून 2024 को कार्यभार संभालेंगे। अजीत कुमार केके एक अनुभवी बैंकर हैं जिन्हें फेडरल बैंक में 36 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्हें ऋण, मानव संसाधन, व्यवसाय और शाखा बैंकिंग सहित बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं का भी अनुभव है। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में दिल्ली एमसीडी कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है? आंसर यहाँ पर ए से हो जाएगा, अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया। ठीक है, अश्विनी कुमार को। देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार को दिल्ली एमसीडी के कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया है। अश्विनी कुमार एमसीडी आयुक्त के रूप में ज्ञानेश भारती का स्थान लेने वाले हैं। ठीक है, अगला सवाल है, T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? दूसरे, पहले कौन है? राशिद खान अफगानिस्तान के, वो टॉप पर हैं। दूसरे कौन है? वो है संदीप लामिछाने। ठीक है, संदीप लामिछाने। देखिए नेपाल के स्पिनर संदीप लामिछाने 100 T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने। संदीप ने 54 T20 इंटरनेशनल मैच में अपने 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले रिकॉर्ड जो है अफगानिस्तान के राशिद खान के नाम है, जिन्होंने 53 मैच में ही 100 विकेट पूरे कर लिए थे और इन्होंने 54 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं इसके लिए। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा प्रदान किया गया कितना प्रतिशत आरक्षण पटना उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया? तो देखिए बिहार सरकार द्वारा 65% आरक्षण दिया गया था, है ना। वैसे 50% पर है अभी, लेकिन इसे बढ़ा करके कितना कर दिया था इन्होंने? 65% कर दिया था। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के निर्णय को रद्द कर दिया। बिहार सरकार ने 2023 में किए गए जाति सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। देखिए आरक्षण बढ़ाने का निर्णय राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था और चुनावों के दौरान यह एक बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा है। पटना उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है और इस प्रकार 65% आरक्षण कानून को रद्द कर दिया गया। ठीक है, देखिए परिणाम स्वरूप बिहार में आरक्षण 50% की पिछली सीमा पर वापस आ जाएगा। न्यायालय का निर्णय क्या रहा था इसमें? पटना उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा कानूनी ढांचों के अनुसार आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। अगर बढ़ानी है तो क्या करना होगा? जो कानूनी ढांचा बना हुआ है इसमें बदलाव करना होगा, उसके बाद ही यह सीमा बढ़ सकती है। ठीक है, अदालत के इस फैसले से बिहार में आरक्षण कोटा बढ़ाने की पिछली सरकार के प्रयास को प्रभावित होगी। ठीक है, और देखिए यह जो निर्णय है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछले निर्णयों में निर्धारित कानून सीमा को पुष्ट करता है। ठीक है, जो पहले कुछ निर्णय ले रखे हैं कि 50% से ज़्यादा नहीं होगा, तो उसी के आधार पर इस चीज़ को नहीं बदला गया है ना, वरना बिहार में आज 65% कर दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर जाति जनगणना हो चुकी है। ठीक है, आरक्षण क्यों दिया जाता है इसके लिए ना आपको इतिहास बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा।
बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा कि आरक्षण आखिर दिया क्यों जाता है, क्योंकि जो हज़ारों सालों से जो दबे कुचले जो लोग हैं, नीची जाति वाले जो लोग हैं, जिनके साथ इतना अत्याचार जो हुआ था, बस जस्टिस देने के लिए ही ये किया गया है। ठीक है, उनको भागीदारी देने के लिए किया गया है, ऐसा नहीं कि उनको अमीर बनाने के लिए या फिर ऐसा कुछ नहीं है। उनके साथ जो बुरा हुआ है उनके साथ या फिर उनके पूर्वजों के साथ जो बुरा हुआ है, भागीदारी जो नहीं मिली उनको, देश में कहीं भागीदारी खास है नहीं अभी भी। आरक्षण मिलने के बाद भी इनकी कुछ खास भागीदारी नहीं है, तो आरक्षण देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए आपको पहले इतिहास अच्छी तरह से पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, ऐसे कोई इन चीज़ों को नहीं समझ पाता है, बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ना होता है, उसके बाद ही कुछ सही डिसीज़न हम ले पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं गवर्नमेंट इतना आरक्षण दे रही है, कोई तो रीज़न होगा। ठीक है, आरक्षण देने का। और सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ भारत देश में नहीं है, ऐसे तमाम देशों में है जहाँ पर कानून व्यवस्था अच्छी है, वहाँ पर आरक्षण देते ही देते हैं। चलिए अब फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं। और लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछा है मैंने, जिसका आंसर आपको बताना है। पावो नुरमी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? नीरज चोपड़ा ने। नाटो के अगले महासचिव कौन बनेंगे? मार्क रूटे बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। 21 जून को मनाया जाता है। ठीक, खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में बोई जाती हैं। और खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं? चावल, कपास, मक्का, गन्ना, हल्दी, तुअर, इस तरह। ठीक, और भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया? बिहार। ठीक है, इसका संबंध किससे है? नालंदा विश्वविद्यालय का बौद्ध धर्म से संबंध है। प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र हुआ करता था उस जमाने में। सोचो, शिक्षा के ऊपर उस जमाने में बौद्ध धर्म इतना ज़्यादा ध्यान देते थे। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? महाराष्ट्र राज्य में बनाया जाएगा। अब देखिए, धनलक्ष्मी बैंक की नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजीत कुमार केकी को। किसे हाल ही में दिल्ली MCD कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया? अश्विनी कुमार को। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? संदीप लामिछाने। बिहार सरकार द्वारा प्रदान किया गया कितना प्रतिशत आरक्षण पटना उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया? 65 ये कर रहे थे, रद्द कर दिया गया। अगर इसको लागू करना है, या फिर जैसे इंडिया अलायंस ने बोला था कि पूरे देश में जाति जनगणना की जाएगी और आरक्षण बढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए जो कानून पुराना बनाया गया है कि 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उसको पहले बदलना होगा। ठीक है, उसके बाद यह राज्यों में कर सकते हैं, या फिर पूरे देश में भी इस चीज़ को लागू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया? करेक्ट आंसर क्या होगा, आप यह बताइए। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको यह भी कमेंट करके बताना है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल पर जरूर कर लो। आपको इसका PDF मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।